नमस्कार दोस्तों, DLIS-04 का इस सेकंड पार्ट में हम सोर्स टाइप क्वेश्चन रखेंगे जिनका उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्विक रीजन के लिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की वीडियो मैं आज ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जिसमें केवल पॉइंट पॉइंट का जिक्र करेंगे। और इस वीडियो की PDF आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। PDF का पासवर्ड वीडियो में दे दिया गया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रंगनाथन का पुस्तक चयन का सिद्धांत बताइए। तो डॉक्टर एस रंगनाथन ने पुस्तक चयन को पुस्तकालय की सफलता का महत्वपूर्ण आधार माना है। उनके अनुसार पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकों का चयन होना चाहिए जो पाठकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी करे और पुस्तकालय के उद्देश्य के अनुरूप हो। अब इसमें उनके प्रमुख आधार कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। पाठक की आवश्यकता, पुस्तक का उपयोग, विषयों की उपयोगिता, लेखक की प्रतिष्ठा, पुस्तक की गुणवत्ता, मूल्य, नवीनता और विविधता। मैं आपको पॉइंट पॉइंट खाली बता रहा हूँ। आप इसमें आगे एक एक दो दो लाइन जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिएगा। PDF में आपको सारा मिल जाएगा ये डाटा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, बुक अरेंजमेंट के बारे में है। तो पुस्तक व्यवस्थापन से आशय क्या है। तो पुस्तकालय में पुस्तकों को किसी निश्चित एवं वैज्ञानिक क्रम में इस प्रकार रखना है कि उन्हें आसानी से खोजा और निकाला और पुनः सही स्थान पर रखा जा सके। यह पुस्तकालय की प्रभावी सेवा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें अपन प्रमुख जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। पुस्तकों को व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखना, पाठकों को पुस्तक आसानी से उपलब्ध कराना, पुस्तक खोजने में लगने वाला समय कम करना, पुस्तकों को सही स्थान की पहचान करवाना, पुस्तकों को पुनः सही स्थान पर रखने में सहायता करना, संग्रह का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, पुस्तकालय कर्मचारियों के कार्यों को सरल बनाना। प्रश्न नंबर 3 है, पुस्तकालय बजट अनुमान की कोई 2 विधियाँ बतानी है। तो कौन कौन सी है। पूर्व बजट विधि और मदवार या लाइन आइटम विधि। प्रश्न नंबर 4 में संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण बताने हैं। तो क्या क्या गुण है वो देख लेते हैं। विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, संदर्भ स्रोतों का ज्ञान, अच्छा संचार कौशल, धैर्य, सहयोग की भावना, निष्पक्षता, अनुसंधान क्षमता, तकनीकी ज्ञान, स्मरण शक्ति, विनम्र व्यवहार। मैं पॉइंट पॉइंट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो कल ही है, इसीलिए मैं आपको पॉइंट पॉइंट करवा रहा हूँ। तो आप जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तकालय दीक्षा की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। तो पहले आवश्यकताएं देख लेते हैं। नए पाठकों को पुस्तकालय की व्यवस्था समझाना, पुस्तकालय के नियमों की जानकारी देना, पुस्तकों को खोजने की विधि समझाना, ओपैक या कैटालॉग के उपयोग का प्रशिक्षण देना, पुस्तक निर्गमन एवं वापसी की प्रक्रिया बताना, संदर्भ एवं अन्य पुस्तकालय सेवाओं की जानकारी देना, ई संसाधनों और ऑनलाइन डेटाबेस के उपयोग से परिचित कराना और पुस्तकालय के अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर, संदर्भ सेवा की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता लिखिए। तो इसके प्रमुख महत्व कौन कौन से हैं। पाठकों के प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराना, उचित संदर्भ स्रोत तक पहुंचने में सहायता कराना, शोधार्थियों को शोध संबंधी जानकारी प्रदान करना, समय और श्रम की बचत करना, पाठकों को विश्वसनीयता सूचना उपलब्ध कराना, शब्दकोश, विश्वकोश, निर्देशिका, वर्ष पुस्तक आदि के उपयोग में सहायता करना, ऑनलाइन एवं इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के उपयोग में मार्गदर्शन देना, पाठकों में सूचना खोजने की क्षमता विकसित करना। बाकी आप देख लेना। अब उसके बाद में मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं उनको देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन एवं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंसाइक्लोपीडिया में अंतर बताना है। तो पहले इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका के बारे में लिखेंगे। एक प्रसिद्ध सामान्य ज्ञान विश्वकोश है। इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, साहित्य, कला, समाज, राजनीति आदि विभिन्न विषयों से संबंधित व्यवस्थित जानकारी दी जाती है। इसके लेख विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें लेखों के साथ संदर्भ चित्र, मानचित्र एवं अन्य सहायक सामग्री भी मिल जाती है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधार्थियों तथा सामान्य पाठकों के लिए उपयोगी संदर्भ स्रोत है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड जूनियर इंसाइक्लोपीडिया में क्या लिखा गया है, मुख्य रूप से बच्चों और युवा पाठकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया विश्वकोश है। इसमें विभिन्न विषयों की जानकारी सरल भाषा और आकर्षक प्रस्तुति में दी जाती है। इसमें विज्ञान, इतिहास, प्रकृति, भूगोल, समाज और सामान्य ज्ञान आदि विषयों से संबंधित सामग्री मिलती है।
दोनों विश्वकोशों का उद्देश्य क्या है? पाठकों को विभिन्न विषयों की संक्षिप्त एवं व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध कराना है, लेकिन इनके लक्षित पाठक अलग अलग है दोनों के। 2 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक सूचना स्रोत एवं निर्देशिका बताइए। तो भौगोलिक सूचना स्रोत है वे संदर्भ स्रोत है जिनसे स्थानों, देशों, राज्यों, नगरों, नदियों, पर्वतों, सीमाओं, जनसंख्या तथा अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके प्रमुख उदाहरण क्या क्या है? मानचित्र, एटलस, ग्लोब, गजेटियर, यात्रा विवरण और भौगोलिक विश्वकोश। निर्देशिका में क्या है? ऐसा संदर्भ स्रोत जिसमें व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, व्यवसायों, कार्यालयों आदि के नाम और उनके संपर्क संबंधी विवरण व्यवस्थित रूप से दिए जाते हैं। निर्देशिका में नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल, पद आदि जानकारी मिल सकती है। भौगोलिक स्रोत मुख्यतः स्थान और क्षेत्र संबंधी जानकारी दोनों स्रोत संदर्भ सेवा में महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय अध्यक्ष पाठकों में प्रश्नों के अनुसार इनका उपयोग करता है। आज इन स्रोत में मुद्रित रूप के साथ साथ डिजिटल और ऑनलाइन संस्करण भी उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 3 है, परिग्रहण रजिस्टर के बाहरी स्वरूप पर टिप्पणी बतानी है। तो इस पर टिप्पणी लिख लेंगे अपन कि परिग्रहण रजिस्टर पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों का स्थायी रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाहरी स्वरूप में सामान्यतः मजबूत जिल्द वाली बड़ी रजिस्टर बुक होती है ताकि इसका लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। इसमें पर्याप्त संख्या में पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ को क्रमांकित किया जाता है। रजिस्टर में प्रत्येक पृष्ठ पर विभिन्न कॉलम बनाए जाते हैं। इनमें सामान्यतः परिग्रहण संख्या, प्राप्ति की तारीख, लेखक का नाम, पुस्तक का शीर्षक, प्रकाशक और प्रकाशन वर्ष, मूल्य, प्राप्ति का स्रोत तथा अन्य आवश्यक विवरण दर्ज किए जाते हैं। परिग्रहण रजिस्टर का स्वरूप इस प्रकार बनाया जाता है कि पुस्तकालय की प्रत्येक नई सामग्री का रिकॉर्ड क्रमवार रखा जा सके। प्रत्येक पुस्तक को एक विशिष्ट असेसन नंबर दिया जाता है। रजिस्टर मजबूत एवं स्थायी होना चाहिए क्योंकि यह पुस्तकालय की संपत्ति का महत्वपूर्ण आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। इसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है और इसमें किए गए रिकॉर्ड को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? भौगोलिक स्रोत एवं उनके प्रकार बताने हैं। तो देख लेते हैं पहले उनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो मानचित्र, एटलस, ग्लोब, गजेटियर, भौगोलिक विश्वकोश, यात्रा विवरण और टोपोग्राफिकल मानचित्र। 5 नंबर प्रश्न देखें, ई रिसोर्सेज पर टिप्पणी करनी है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे कि ई रिसोर्सेज अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स वे सूचना संसाधन हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट की सहायता से उपयोग किया जा सकता है। आधुनिक पुस्तकालयों में इनका महत्व लगातार बढ़ता रहा है। ई संसाधनों के प्रमुख प्रकार क्या क्या है? ई बुक्स, ई जर्नल्स, ऑनलाइन डेटाबेस, डिजिटल रिपोजिटरी, ई थीसिस, ऑनलाइन विश्वकोश, ई डिक्शनरी और इंटरनेट आधारित सूचना स्रोत। इनके प्रमुख विशेषताएं को कहीं से भी सूचना तक पहुंच, तीव्र सूचना खोज, बड़ी मात्रा में सामग्री का संग्रह, कीवर्ड द्वारा खोज की सुविधा, एक ही संसाधन को अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग करने की संभावना, सामग्री को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना, नवीनतम जानकारी तक शीघ्र पहुंच। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, पुस्तकों के अधिग्रहण की विभिन्न विधियां बतानी है। तो कौन कौन सी है? क्रय द्वारा अधिग्रहण, उपहार द्वारा, विनिमय द्वारा, दान द्वारा, सरकारी प्रकाशन, अनिवार्य प्रीति और सदस्य द्वारा। प्रश्न नंबर 7 क्या है? पुस्तकालयों में पुस्तकों की सुरक्षा की आवश्यकता बताइए। तो क्या क्या आवश्यकताएं हैं? पुस्तकालय की संपत्ति को सुरक्षित रखना, पुस्तकों को जीवन काल बढ़ाना, पाठकों को अच्छी स्थिति में सामग्री उपलब्ध कराना, दुर्लभ एवं मूल्यवान पुस्तकों को संरक्षित करना, आर्थिक हानि को रोकना, पुस्तकालय संग्रह की निरंतरता बनाए रखना। ये मैं आपको खाली आवश्यकताएं बता रहा हूँ। आपको इसमें कम से कम 200 वर्ड में आपको ये आंसर लिखने होते हैं। तो कम से कम 1 या 1.5 पेज में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है, पुस्तकालय के विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, पुस्तक चयन, अधिग्रहण, परिग्रहण, वर्गीकरण, सूचीकरण, व्यवस्थापन, निर्गमन एवं वापसी, संदर्भ सेवा, पाठक सेवा और संरक्षण। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 में वित्तीय आंकलन की विभिन्न विधियां बतानी है। तो कौन कौन सी विधियां हैं? पूर्व वर्ष विधि, मध्यवार विधि, प्रति व्यक्ति विधि, सूत्र विधि और शून्य आधारित बजट। प्रश्न नंबर 10 है, एनुअल और ईयर बुक से प्राप्त जानकारी कौन कौन सी है? तो मुख्य जानकारियां कौन कौन सी है? वर्ष की प्रमुख घटनाएं,
राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवर्तन, आर्थिक आंकड़े, जनसंख्या संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियां, खेल संबंधी उपलब्धियां, पुरस्कार एवं सम्मान, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जानकारी, संस्थाओं एवं संगठनों से संबंधित तथ्य। प्रश्न नंबर 11 है रेडी रेफरेंस सर्विस के बारे में बताना है। तो रेडी रेफरेंस सर्विस को त्वरित संदर्भ सेवा भी कहा जाता है। अब इसके जो प्रमुख इसकी विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। पहले, प्रश्न का उत्तर शीघ्र दिया जाता है, सामान्यतः तथ्यात्मक प्रश्नों का समाधान किया जाता है, विश्वकोश, शब्दकोश, निर्देशिका, वर्ष पुस्तक, एटलस आदि का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालय अध्यक्ष पाठक को उपयुक्त स्रोत तथा पहुंचने में सहायता करता है। उदाहरण इसके देख लेंगे। उदाहरण के लिए किसी देश की राजधानी, किसी व्यक्ति की जन्मतिथि, किसी शब्द का अर्थ, किसी स्थान की ऊंचाई या किसी घटना का वर्ष पूछना रेडी रेफरेंस क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 करेंगे। पत्रिका अनुभाग के कर्मचारियों के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो नई पत्रिकाओं और जर्नल का चयन एवं सदस्य संबंधी कार्य, पत्रिकाओं के आगमन का रिकॉर्ड रखना, प्राप्त अंकों की जांच करना, अनुपलब्ध या विलंबित अंकों के लिए दावा भेजना, पत्रिकाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करना, पाठकों के लिए पत्रिकाएं उपलब्ध कराना, पुराने अंकों को सुरक्षित रखना, बाउंड वॉल्यूम तैयार करने के लिए सामग्री भेजना, पत्रिकाओं के रिकॉर्ड को अद्यतन रखना, उपयोगकर्ताओं को आवश्यक पत्रिका खोजने में सहायता करना। प्रश्न नंबर 13 है पुस्तकालय नियम बनाते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं? तो नियम सरल एवं स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, नियम पुस्तकालय के उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए, सभी पाठकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, सदस्यता की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, पुस्तक निर्गमन की संख्या एवं अवधि निर्धारित होनी चाहिए, पुस्तक देर से लौटने पर उचित नियम हो, पुस्तक खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए, पुस्तकालय में शांति एवं अनुशासन बनाए रखने के नियम हो, पुस्तकालय सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग से संबंध स्पष्ट नियम हो और संदर्भ सामग्री के उपयोग के नियम निर्धारित किए जाएं, नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए जाए। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, इंटरनल लाइब्रेरी डिस्प्ले मेथड क्या है? तो पहले इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नई प्राप्त पुस्तकों का प्रदर्शन, किसी विशेष विषय पर पुस्तक प्रदर्शन, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित पुस्तक प्रदर्शन, प्रसिद्ध लेखक की पुस्तकों की प्रदर्शन, परीक्षा उपयोगी पुस्तकों का प्रदर्शन, विद्यार्थी की रुचि के विषय पर सामग्री प्रदर्शन। पुस्तकों को आकर्षक ढंग से व्यवस्थित किया जाता है और उनके साथ छोटे छोटे परिचयात्मक कार्ड या शीर्षक लगाए जा सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को उन पुस्तकों के बारे में जानकारी देना है जिन्हें वे सामान्य शेल्फ व्यवस्था में शायद न देख पाएं। इससे पुस्तक उपयोग बढ़ता है और पाठकों में पढ़ने की रुचि विकसित होती है। आंतरिक पुस्तक प्रदर्शन पुस्तकालय की प्रचार एवं पाठक सेवा गतिविधि को महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रश्न नंबर 15 करेंगे, पुस्तकालय बजट कैसे तैयार किया जाता है? तो इसके जो प्रमुख चरण है वो देख लेते हैं। पिछले वर्ष के बजट एवं वास्तविक खर्च का अध्ययन, पुस्तकालय की वर्तमान आवश्यकताओं का आंकलन, पुस्तकों और अन्य संसाधनों की आवश्यकता निर्धारित करना, पत्रिकाओं एवं ई संसाधनों की सदस्यता का अनुमान, वेतन एवं कर्मचारियों से संबंधित खर्च निर्धारित करना, रख रखाव एवं संरक्षण के लिए राशि निर्धारित करना, फर्नीचर एवं उपकरणों के खर्चों का अनुमान, आकस्मिक खर्च के लिए उचित प्रावधान रखना, प्रत्येक मद के लिए अनुमानित राशि निर्धारित करना, सभी मदों को जोड़कर कुल बजट तैयार करना। ये इसके प्रमुख चरण हैं। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, पुस्तकालय सांख्यिकी के उद्देश्य एवं सीमाएं बताइए। तो उद्देश्य क्या है पहले वो देख लेते हैं। पुस्तकालय के कार्यों का मूल्यांकन करना, पाठकों की संख्या और उपयोग का पता लगाना, पुस्तकों के उपयोग की जानकारी प्राप्त करना, बजट एवं भविष्य की योजनाओं में सहायता करना, पुस्तकालय की सेवाओं की प्रभावशीलता मापना, प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायता करना, विभिन्न वर्षों के प्रदर्शन की तुलना करना। सीमाएं कौन कौन सी है? सांख्यिकी पुस्तकालय के सभी गुणात्मक पक्षों को नहीं माप सकती। उदाहरण के लिए किसी पुस्तकालय की सेवा की गुणवत्ता केवल पाठकों की संख्या से निर्धारित नहीं की जा सकती। आंकड़ों में त्रुटि होने पर निष्कर्ष भी गलत हो सकते हैं। केवल संख्यात्मक आंकड़ों पर अधिक निर्भरता पुस्तकालय की वास्तविक स्थिति का अधूरा चित्र प्रस्तुत कर सकती है। पुस्तक चयन के सिद्धांत देखो। तो प्रमुख जो सिद्धांत है वो क्या क्या है? उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता, पुस्तक की विषय वस्तु, लेखक की योग्यता, प्रकाशक की प्रतिष्ठा, नवीनता, मूल्य, भाषा एवं स्तर और भौतिक गुणवत्ता और विषय संतुलन। 18 नंबर प्रश्न क्या है? 3 कार्ड सिस्टम
फॉर सीरियल रिकॉर्ड के बारे में बताना है। तो देखो, पहला कार्ड क्या है, चेक कार्ड होता है। दूसरा कार्ड रजिस्टर कार्ड होता है। तीसरा कार्ड है वो क्लेम कार्ड होता है। 3 कार्ड होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो ये वैसे तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और यदि आपको यहीं करना है तो इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस क्या है। तो मैं आपको इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो पढ़ के बता देता हूँ। प्रश्न का समाधान अपेक्षाकृत कम समय में होता है। प्रश्न सामान्यतः तथ्यात्मक होता है। स्मृति संदर्भ स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय अध्यक्ष सीधे उत्तर दे सकता है या उपयुक्त स्रोत बता सकता है, और पाठक का समय बचता है। बाकी आप इसमें देख लेना, पीडीएफ पढ़ लेना। पुस्तकालय के वित्त एवं बजट के बारे में बताना है, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है वो समझाना है। तो उसके प्रबंधन के लिए आवश्यकताओं को सही आंकलन होना चाहिए, प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए, बजट का उचित विवरण होना चाहिए, खर्च का नियमित रिकॉर्ड रखना चाहिए, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए, बजट की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 21 क्या है, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम क्या है। तो जो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम है उसके बारे में देख लेते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों के निर्गमन एवं वापसी का रिकॉर्ड रखने की एक पारंपरिक प्रणाली है। इसका नाम जो है वो NS ब्राउन के नाम पर माना जाता है। इस प्रणाली में पुस्तक तथा पाठक से संबंधित रिकॉर्ड को कार्ड या चार्जिंग व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अब इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है वो देख लेंगे। तो जारी पुस्तकों का रिकॉर्ड रखना, पुस्तक किसी पाठक के पास है यह पता करना, वापसी की तारीख पर नियंत्रण रखना, विलंबित पुस्तकों की पहचान करना, पुस्तकालय की परिसंचरण व्यवस्था को व्यवस्थित करना। प्रश्न नंबर 22 क्या है, आधुनिक समाज में पुस्तकालय की बदलती भूमिका के बारे में समझाना है। तो क्या क्या प्रमुख भूमिकाएं हैं, डिजिटल सूचना उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को शोधार्थियों को अनुसंधान सहायता देना, सूचना साक्षरता विकसित करना, ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग में प्रशिक्षण देना, दूरस्थ उपयोगकर्ता को सेवाएं देना, डिजिटल सामग्री का संरक्षण करना, आजीवन शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज में ज्ञान एवं सूचना की समान पहुंच सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 23 में क्या है, पुस्तक चयन के कारक कौन कौन से हैं। तो प्रमुख जो कारक है वो देख लेते हैं। पाठकों की आवश्यकता, विषय वस्तु, लेखक, प्रकाशक, संस्करण, मूल्य, भाषा, भौतिक गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, नवीनतम, समीक्षाएं, उपयोग की संभावनाएं। ये मैंने आपको प्रमुख कारक बता दिए हैं, इनके बारे में एक एक दो लाइन आप लिख लेना। प्रश्न नंबर 24 है, पुस्तक को ऑर्डरिंग की प्रक्रिया बताइए। तो इनकी प्रमुख जो अवस्थाएं होती है वो बतानी है। तो पाठकों एवं पुस्तकालय की आवश्यकता का अध्ययन, पुस्तकों का चयन, चयनित पुस्तकों की सूची तैयार करना, पुस्तक का लेखक, शीर्षक, संस्करण, प्रकाशक और मूल्य जांचना, उपलब्ध विक्रेताओं या प्रकाशकों से मूल्य एवं आपूर्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करना, उपयुक्त आपूर्तिकर्ता का चयन करना, पुस्तकालय की खरीद नीति के अनुसार स्वीकृति प्राप्त करना, परचेज ऑर्डर तैयार करना, विक्रेता या प्रकाशक को आदेश भेजना, पुस्तक प्राप्त होने का आदेश से मिलान करना, पुस्तक प्राप्त होने पर आदेश से मिलान करना। अब 25 नंबर प्रश्न है, असेसन रजिस्टर की उपयोगिता क्या है वो बतानी है। तो उपयोगिता देख लेते हैं। पुस्तक के पुस्तकालय में प्रवेश का रिकॉर्ड रखना, प्रत्येक पुस्तक की विशिष्ट पहचान कराना, पुस्तक की खरीद या प्राप्ति का प्रमाण रखना, पुस्तक का मूल्य क्या है और स्रोत ज्ञात करना, पुस्तकालय संपत्ति का रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है, स्टॉक सत्यापन में सहायता करना, खोई या गायब पुस्तकों की पहचान करना, पुस्तकालय के संग्रह की वृद्धि का पता लगाना, लेखा एवं प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना। प्रश्न नंबर 26 है, सर्कुलेशन सिस्टम के गुण बताने हैं। तो सरलता, शीघ्रता, सटीकता, विश्वसनीयता, सुरक्षा, नियंत्रण, गोपनीयता, सुविधा, आंकड़े और तकनीकी क्षमता। प्रश्न नंबर 27 क्या है, कलेक्शन डेवलपमेंट के लाभ एवं हानि बतानी है। तो पहले लाभ देख लेते हैं। पुस्तकालय संग्रह को उपयोगी एवं संतुलित बनाता है, पाठकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करता है, बजट का बेहतर उपयोग होता है, पुराने एवं अनुपयोगी संसाधनों की पहचान होती है, नवीन विषयों को संग्रह में शामिल किया जा सकता है, शोध एवं शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, और मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों में संतुलन बनाया जा सकता है। अब जो इस वीडियो की जो PDF मिलेगी वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पासवर्ड है, ये LABCODE@123। इस पासवर्ड को आप लगाओगे तो PDF ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप पूरा मैटर याद कर लेना। चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अब हानियाँ एवं सीमाएं क्या क्या है।
इसकी जो प्रमुख हानियाँ वो देख लेते हैं। पर्याप्त बजट की आवश्यकता होती है, उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता लगातार बदलती रहती है, ई संसाधनों में लाइसेंस एवं सदस्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, संग्रह के मूल्यांकन में समय और श्रम लगता है, गलत चयन से आर्थिक संसाधनों की हानि हो सकती है। 28 नंबर प्रश्न क्या है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस क्या है? तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस है, इसकी मुख्य जो प्रक्रिया है वो क्या है, उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकता को समझाना, प्रश्न को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, उपयुक्त संदर्भ स्रोतों की पहचान करना, मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों की खोज करना, प्राप्त सूचना की विश्वसनीयता जांचना, आवश्यक सूचना को व्यवस्थित करना और पाठक को परिणाम उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 29 क्या है, पुस्तकालय दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन। तो कार्यक्रम में निम्न विषय शामिल किए जा सकते हैं, कौन कौन से हैं, पुस्तकालय के नियम, सदस्यता प्रक्रिया, पुस्तक खोजने की विधि, वर्गीकरण एवं शेल्फ व्यवस्था, पुस्तक निर्गमन एवं वापसी, संदर्भ अनुभाग, पत्रिका एवं समाचार पत्र अनुभाग, ओपैक या कैटालॉग का उपयोग, ई संसाधनों का परिचय, पुस्तकालय सामग्री की सुरक्षा। प्रश्न नंबर जो 30 है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है कि प्रमुख प्राथमिक स्रोत क्या क्या है। तो शोध पत्रों के मूल लेख, शोध रिपोर्ट, शोध प्रबंध एवं थीसिस, सम्मेलन कार्यवाही में मूल शोध पत्र, पेटेंट, मानक एवं तकनीकी रिपोर्ट, सरकारी मूल आंकड़े, डायरी एवं पत्र, मूल पांडुलिपियाँ। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, पुस्तकालय सांख्यिकी का महत्व बताइए। तो क्या क्या महत्व है इसके देख लेते हैं। पुस्तकालय के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सकता है, पाठकों की संख्या एवं उपयोग का पता चलता है, पुस्तक निर्गमन एवं वापसी के आंकड़े प्राप्त होते हैं, संग्रह के उपयोग का अध्ययन किया जा सकता है, भविष्य के बजट की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है, कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है, नई सेवाओं की आवश्यकता पहचानी जा सकती है, प्रशासनिक निर्णयों में सहायता मिलती है, अलग अलग वर्षों के प्रदर्शन की तुलना की जा सकती है, पुस्तकालय की उपलब्धियों को संबंधित संस्था के सामने प्रस्तुत भी किया जा सकता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तक चयन के कार्य एवं प्रक्रिया समझाइए। तो इसके जो प्रमुख कार्य क्या है वो देख लेते हैं। पाठकों की आवश्यकताओं का अध्ययन, पुस्तकालय के उद्देश्यों के अनुसार सामग्री का चयन, विषय संतुलन बनाए रखना, नवीन एवं उपयोगी पुस्तकों को शामिल करना, पुराने या अनुपयोगी संग्रह की पहचान करना। अब इसकी चयन प्रक्रिया है वो क्या है वो आप PDF में पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है और आपका पेपर है वो कल ही है। 33 नंबर प्रश्न है, निवारक चार्जिंग सिस्टम क्या है। तो इसके प्रमुख जो लाभ है वो देख लेते हैं। पुस्तक निर्गमन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, देय वापसी तारीख का नियंत्रण किया जा सकता है, बकाया पुस्तकों की पहचान संभव होती है, पुस्तकालय संग्रह पर नियंत्रण रहता है और परिसंचरण संबंधी आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 और ये लास्ट प्रश्न है, तो ये पुस्तकालय के नियम के ऊपर है। तो पुस्तकालय नियम वे निर्धारित निर्देश है जिनका पालन पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों को पुस्तकालय की सुविधाओं को उचित उपयोग करने के लिए करना होता है। इन नियमों के सामान्य निम्न बातें शामिल होती है, कौन कौन सी बातें हैं मुख्य है, पुस्तकालय का समय, सदस्य संबंधी नियम, पुस्तक निर्गमन की संख्या, पुस्तक रखने की अवधि, पुस्तक नवीनीकरण के नियम, विलंब शुल्क संबंधी नियम, बुक खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रक्रिया, पुस्तकालय में शांति बनाए रखने के नियम, पुस्तकालय सामग्री के उचित उपयोग के नियम, संदर्भ सामग्री के उपयोग संबंधी नियम, मोबाइल एवं अन्य उपकरणों के उपयोग संबंधी निर्देश। अब यहाँ आपके 34 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और बाकी मैंने रिपीटेड प्रश्न है वो ऊपर करवा दिए थे। अब जो नेक्स्ट जो लॉन्ग प्रश्न वाली वीडियो है उनमें भी अपन पॉइंट को देख लेंगे। तो वो वीडियो मैं 10 बजे तक अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।